दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ। आपने जीती 4 सीट, 5वीं कांग्रेस के खाते में गई। परिणाम से गदगद हुई आप। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लगवाया कोरोना का टीका। लोगों से भी किया बिना किसी झिझक के टीकाकरण करने का आह्वान। अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर पर आयकर विभाग का छापेमारी। फैंटम फिल्म से संबंधित मुंबई में कई जगह पर की जा रही छापेमारी। और झारखंड विधानसभा में भगवा टी शर्ट पहनकर पहुंचे बीजेपी विधायक। सत्ता पक्ष की आपत्ति पर हंगामा। सीएम सोरेन ने विपक्षी विधायकों के साथ खिंचवाई फोटो। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 12 मार्च को बंगाल में रैली की जाएगी। संगठन ने चुनावी राज्यों में नए कृषि कानूनों को लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि मोदी सरकार किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में एसकेएम भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों को दंडित करने के लिए जनता से एक अपील करेगा। वहीं किसान यूनियन चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। एसकेएम के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। डे मनाया जाएगा। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ बीजेपी तो बिना। तो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता आपने सुनी। इसमें साफ तौर पर आगामी रणनीति को लेकर तैयारी की बात कही जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा राजीव का ही रुख कर लेते हैं। राजीव, लगातार किसान आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है, चुनावी राज्यों में जाकर भी रैलियां की जाएंगी, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें संयुक्त राष्ट्र के जो किसान मोर्चा है वो कहीं ना कहीं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार की किरकिरी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि जहां जहां भी जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव होंगे वो वहां की जनता को जाकर सरकार के बारे में बताएंगे और सरकार की जो काले रणनीति है उसके बारे में भी जागरूक करेंगे। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी ने भी जो कैसे किसानों को साथ दिया था, किसानों कांग्रेस ने भी साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर उप राज्यों के जो 5 चुनाव हुए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है और भाजपा का बिल्कुल खाता भी नहीं खुला। कहीं ना कहीं जो किसानों को साथ दिया जा रहा है या फिर किसानों के जो मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार जो बच रही थी वो कहीं ना कहीं अब दूसरे विपक्षों के लिए कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर भी इस तरीके का फायदा मिलता रहेगा कहीं ना कहीं विपक्ष को। जी राजीव, जिस तरह से बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला ले लिया। आगे क्या कुछ रणनीति है बंगाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बंगाल की बात करें, बंगाल की बिल्कुल डेट सुनिश्चित हो चुकी है चुनाव को लेकर। मगर जिस तरीके से बात करें क्या चुनाव की, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है कि जहां जहां जिस राज्य के अंदर चुनाव होंगे, चाहे वो बंगाल हो या फिर दिल्ली के अंदर हो या फिर कहीं और राज्य के अंदर हो, वहां की जनता को वो जाकर वो वहां पंचायत के द्वारा या फिर जनता को हर तरीके से सरकार के बारे में बताया जाएगा, सरकार किस तरीके से रणनीति अपना रही है। और जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उससे कहीं ना कहीं
जनता बिल्कुल परेशान है, मगर जिस तरीके से किसान भी परेशान है क्योंकि 3 महीने का ज्यादा समय हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, और दिल्ली की सीमाओं पर कहीं ना कहीं किसान इसी तरीके के डटे रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से किसान सरकार बार बार कह रही है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी, मगर जिस तरीके से सरकार ने ये कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बनती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल। बंगाल के चुनाव के अंदर भी राजीव, लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर हम उत्तर के राज्यों की बात करें, हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, तो उन राज्यों में किसान आंदोलन का असर होना पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, उस तरफ के जो राज्य है वहां पर भी इस आंदोलन का कोई असर नजर आएगा क्योंकि वहां के किसानों ने इस आंदोलन में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। तो ऐसे में बंगाल में रैली करने का ये फैसला कहीं बेकार तो नहीं चला जाएगा किसानों का? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें बंगाल की या फिर कहे और राज्यों की, वहां पर जहाँ से किसानों के संगठनों में नहीं आए, मगर किसान वहां तक जाकर उनके लोगों को जागरूक करेंगे, चाहे वो किसान हो या फिर ग्रामीण लोग हो या फिर मिडिल क्लास के लोग हो, उनको जाकर सरकार के बारे में बताया जाएगा सरकार किस तरीके की रणनीति लेके आ रही है। और सिर्फ ये ही एक चीज नहीं, ये भी बताया जाएगा कि पूंजीपतियों के लिए ही सरकार काम कर रही है और सरकार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं साफ नहीं है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो मुश्किलें बनेंगी, क्योंकि जिन राज्यों की बात करें, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय में कहीं ना कहीं सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका खामियाजा भुगतता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके के चुनाव हुए और आज 5 चुनाव थे 5 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी भाजपा का खाता नहीं खुला, तो उससे साफ जाहिर है भाजपा की कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थाईकोड में सरकारी महिला और बच्चों के अस्पताल में कोविड-19 टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से बिना किसी झिझक के टीकाकरण करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमने टीकाकरण के माध्यम से पोलियो जैसे रोगों को भी जड़ से मिटा दिया है। हालांकि टीकाकरण के बारे में अफवाहें फैलाने में कुछ लोग शामिल हैं। इस तरह की गलत सूचना स्वयं और समाज को बेहद नुकसान पहुंचाती है। इस दौरान उनके साथ अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा भी मौजूद रहे। 75 वर्षीय पिनराई विजयन इस सप्ताह पहली खुराक लेने के लिए बिहार, ओडिशा और गोवा के मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो गए हैं। उधर केंद्र ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल द्वारा अस्पताल जाने के बदले अपने घर में ही कोरोना का टीका लगवाने के संबंध में उसने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर विपक्ष से कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चालू है 1 तारीख से, और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लेने के साथ में किया, और ये प्रोटोकॉल निर्धारित है कि सब हॉस्पिटल में जाएंगे, वहीं पर वैक्सीनेशन होगा, आधा घंटा इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोई रिएक्शन तो नहीं है, तो ये प्रोटोकॉल निर्धारित है हॉस्पिटल में जाके कराने का। लेकिन कर्नाटक के एक मंत्री वो इतने ज़्यादा वीआईपी हो गए कि वो घर पे बुलाते हैं और घर पे बुला के अपना वैक्सीनेशन कराते हैं, और जब जाहिर है ये मीडिया में आया तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सही रिपोर्ट। उधर झारखंड विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई जारी है। इसके पहले बीजेपी विधायक भगवा रंग के टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। टी शर्ट पर नारा लिखा हुआ था, हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ, युवाओं को ठगना बंद करो, आदिवासी मूलवासी को नौकरी छीनने वाली सरकार। उधर बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बजट की प्रति सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य सदन को सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करें, क्योंकि आज बजट पेश होना है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बीजेपी विधायकों का पहनावा सदन की परंपरा के विरुद्ध है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उससे पहले सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी विधायकों के पास पहुंचे और वहां जाकर उनके साथ खड़े होकर खुद फोटो खिंचवाया। देखिए, इस सरकार ने पिछले बार भी 2020-21 का बजट पेश किया था
और एक भी काम उस बजट के हिसाब से किया नहीं। हम कैसे उम्मीद करें कि इस बार जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें काम किए जाएंगे? तो एक भी काम इस सरकार ने किया नहीं, इसलिए इस बजट से भी हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये सरकार जो बजट ला रही है सिर्फ उनका अपना पॉकेट कैसे भरे उसकी ये सरकार चिंता करने पर लगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अपनी सरकार में प्रियंका गांधी ने बिजली मुफ्त करने का ऐलान नहीं किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता चुनाव के समय में किए गए वायदों को अच्छी तरीके से पहचानती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो सरकार है इसके पहले तो उन्हीं की सरकार थी। बिजली उन्होंने उस समय क्यों नहीं 200 यूनिट तक मुफ्त देने का काम किया? देखिए, सीए को लेकर के कई सवाल पहले भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब उस पर बहुत बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अब ये कानून है और राज्यों की भूमिका कहीं से भी नहीं है एक संवैधानिक टकराव के सिवाय। इसमें अब इस फैसले के खिलाफ कुछ बचा नहीं है। जहां तक बिजली का सवाल है तो मुझे लगता है चुनाव के समय में ऐसे किए वायदों को जनता पहचानती है। लोग जरूर पूछेंगे कि आप पहले हुकूमत में थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कोविड-19 में प्रधानमंत्री ने आंख बंद करके लॉकडाउन किया, जिससे देश की हालत खराब हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम को देश की चिंता ही नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, और आइए वो भी आपको सुनाते हैं। में जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंख बंद करके बगैर सोचे विचारे मैंने लॉकडाउन नहीं किया, लगभग देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। उसका जो मार पड़ी, एक तो मैंने नोटबंदी और दूसरे कोरोना का कर्फ्यू लॉकडाउन, इसके वजह से इतनी हालत खराब है देश में। और प्रधानमंत्री जी को जैसे इन सब चीजों से चिंता नहीं है, बिल्कुल हवाई बातें जो है देश को सुना रहे हैं। हम अपने इलाके में देख रहे हैं, इवन जो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं उनकी हालत खराब है, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, यानी ऐसी स्थिति हो गई। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि झाड़ू लगाकर बीजेपी की नगर निगम से पूरी तरीके से सफाई कर दी जाए। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। पिछले 5 साल में जिस तरह से उनका निकम्मापन सामने आया, दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया कि वो दिल्ली नगर निगम में भी बदलाव चाहती है। दिल्ली के अंदर पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर निगम में किया गया और जिस तरह से पिछले 5 साल में उनका निकम्मापन सामने आया है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता ने जो आज दिया है कि दिल्ली एमसीडी में भी बदलाव चाहती है। और मुझे भरोसा है कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है वो दिल्ली नगर निगम के अंदर भी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी आम आदमी पार्टी जो ये शुरुआत हुई है वो अगले चुनाव तक जीत जारी रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 8 चरणों में मतदान की घोषणा की है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के विभिन्न इलाकों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आ रही है। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के रथ में तोड़फोड़ की गई थी। अब बीजेपी समर्थकों के घर में घुसकर बमबाजी करने का आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और टीएमसी समर्थित गुंडों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर में बीजेपी समर्थकों के घर पर बमबाजी करने का आरोप लगा है। यह घटना बीरभूम जिले के सिंगी गांव की है। बमबाजी को लेकर गांव में तनाव है और फिलहाल पुलिस बल की तैनाती की गई है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएमओ ने राज्य में दलाई लामा और अन्य तिब्बतियों को टीका लगाने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अनुरोध पर सूचना दी। उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही दलाई लामा को भी टीका लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएमओ ने कहा कि इस मामले पर चर्चा चल रही थी और जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण सोमवार से कांगड़ा जिले में शुरू हो गया। तीसरे चरण में मुख्य रूप से 60 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस चरण में धर्मगुरु दलाई लामा को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस बाबत जिला स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दलाई लामा से फोन पर बात की। The COVID vaccination has been going on since 16th of January, and the first priority group as per as the Government of India guideline was the healthcare workers, then the frontline workers. A request was received from the Tibetan, central Tibetan government regarding vaccinating their people around His Holiness Dalai Lama, including His Holiness himself. That time there was no provision for vaccinating other people except for the frontline and the healthcare workers. वहीं राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं उनको कई वर्षों बाद लगेगा कि वे गलती कर रहे थे, तब फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में वे जैसी बेहूदी टिप्पणियां कर देते हैं, पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था। यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जल गए थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब
की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आयत। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी माफी मांगते थक जाएंगे, लेकिन उनकी माफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ बोलती है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती ख़त्म नहीं होगी। एक लंबी, हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको कि माफ़ी हो ही नहीं सकती। आप क्या, सन 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ़ करने लायक है? क्या भागलपुर में जो कत्लेआम हुआ था उनके शासनकाल में वो माफ़ी करने लायक है? मलियाना में जो हुआ था वो माफ़ी करने लायक है? जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफ़ी लायक है? तो इनके गुनाहों की गली के हर मोड़ पर इनके गुनाहों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस बुनियादी तौर पर कुछ अलग कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर विहिप सदस्य आलोक कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। बयान हास्यास्पद है, असत्य है, कपटपूर्ण है। सरस्वती शिशु मंदिर लाखों बच्चों को प्रतिवर्ष स्वधर्म और स्वदेश का गौरव सिखाते हैं, भारत का जिम्मेवार नागरिक बनने के संस्कार देते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में कमाऊ हो, अपने घर को चला सके, उसकी क्षमताओं का, व्यक्तित्व का विकास हो, यह सुनिश्चित करते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों से या महंगे पब्लिक स्कूलों से भी शिशु मंदिर में भेजना अपने बच्चों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी निरंतर ऐसे बयान क्यों देते हैं जो या तो पाकिस्तान को प्रसन्न करने वाले होते हैं या चीन को प्रसन्न करने वाले होते हैं और भारत के हितों के पिछले दिनों हरियाणा के 3 जिलों सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत में जहरीली शराब से 47 के करीब लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था, जहां एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में बनी कमेटी में 4 और आईपीएस थे। इस कमेटी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज के विभाग में अध्ययन हुआ और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी सौंपी जा चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने शराब कांड की 3 अलग अलग रिपोर्ट्स पर अध्ययन के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन की 1 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें अब तक शराब मामले में 3 अलग अलग जांच रिपोर्ट्स पर अध्ययन कर आगे कार्रवाई के लिए अंतिम रिपोर्ट बनाई गई है। उधर बिहार की सभी जेलों में बुधवार की सुबह से छापेमारी शुरू हो गई। बढ़ते अपराध और बेउर जेल में कैदियों के ऐशगाह के कथित वीडियो के बाद राज्य की सभी जेल में एक साथ छापा मारा गया। इस छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। नवादा के मंडल कारा में जिला पदाधिकारी और एसपी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर जेल में छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान नवादा की जेल से 9 मोबाइल, 4 चार्जर, 3 बैटरी तक बरामद हुई। इधर बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। यहां छापेमारी के दौरान प्रभारी डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीओ और थानेदार मौजूद थे। तो वहीं किशनगंज की जेल से चाकू और कैंची बरामद किया गया। जेल में छापेमारी अभी कराई गई है और लगातार कई टीमों के द्वारा हम लोगों ने छापेमारी कराई है। जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं और अभी भी छापेमारी चली जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है। यदि कोई वैसी चीज़ें पाई जाएंगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। और
इस तरह की लगातार गतिविधियां चलती रहेंगी ताकि जेल में किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों का संचालन नहीं। पंजाब में लेहरगागा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में स्कूल के शिक्षकों और बच्चों का परीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान प्रिंसिपल रचना रानी ने कहा कि स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਕੁੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੂਰੇ ਖਾਈ ਬਸਤੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ टीम आके बच्चों का सैंपलिंग करके लेके गए ने जी। वहीं पंजाब के मानसा जिले में कोरोना महामारी का कहर फिर से जाग गया है। सेहत विभाग द्वारा कोरोना बीमारी से बचाव के लिए एकत्र किए सैंपलों में से 8 लोग फिर से कोरोना महामारी से पीड़ित पाए गए और कोरोना के 14 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 13 लोग आइसोलेट हैं और एक मरीज का लुधियाना में इलाज जारी है। वहीं सेहत विभाग ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों का पालन करने की अपील की है। टोटल जिहड़े है 2505 केस जिहड़े है वो कोविड-19 दे पॉजिटिव आ चुके हैं और हुण तक 1,06,267 जो है सैंपल साडे हो चुके ने। इस वेले साडे जिले दे विच 14 जिहड़े आ एक्टिव केस ने कोविड-19 दे जिन्हां चों 13 होम आइसोलेटेड है, एक साडा पेशेंट जिहड़ा है वो DMC। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं? ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नहटूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मौलवियान में आरजेडी के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बैठक का आयोजन किया। इस आयोजित सभा में वार्ड नंबर 20 के सभासद महफूज उर्फ गुड्डे को नगर अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं हाजी मकसूद पूर्व चेयरमैन और मुंशी रामपाल ने भी सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, पार्टी में शामिल हुए लोगों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी को किसान विरोधी बताया गया। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश के हत्यारों पर अब इनाम घोषित हो गया है। पुलिस द्वारा हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने अमरीश की हत्या कर दी थी। मृतक अमरीश की बेटी द्वारा इस पूरे मामले पर बयान भी दिया गया। लड़की ने कहा कि 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने मेरे पिता के हत्यारे गौरव को नहीं पकड़ा है। हमें डर है कि कहीं वो हम पर ही हमला ना कर दे। लड़की ने सवाल किया कि आखिर पुलिस आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रही? उनका एनकाउंटर होना चाहिए। हमारे घर तो पुलिस तैनात है, लेकिन जब पुलिस चली जाएगी तो कौन हमें बचाएगा? लड़की ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी का है। उसका वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया, जहां उन्हें कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी।
आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को बीजेपी प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां से अब उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए गृहनगर शाहपुर ले जाया जाएगा। बड़ा दुख है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो एक समाज सेवक के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे वो नहीं रहे। राजनीति में वे उदाहरण थे और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में पकड़ी गई शराब की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही शराब को बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसे भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। शराब के साथ पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से शराब बनाने की मशीन और 2 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया गया। आपको बता दें, मुख्य शराब तस्कर के 2 शराब के ठेके हैं, जिन्हें यह नकली शराब बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। और अन्य 2 आरोपी पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। काफ़ी बड़ा गिरोह जो कि इस अपमिश्रित शराब का निर्माण करने में, परिवहन करने में और उसको बिक्री करने में शामिल था, वो आज पकड़ा गया। जिसमें जो मुख्य इसमें व्यक्ति है वो रहने वाला ग्राम झाल का है और वर्तमान जो आगामी पंचायत चुनाव है उस पंचायत चुनाव में वो एक उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा है। इनके पास से 2 वाहन उनके कस्टडी से मिले। शराब की कीमत करीब जो है इस समय जो शराब जो पकड़ी गई है उसकी कीमत लगभग 45 लाख के लगभग है। और साथ ही साथ जो अभी केमिकल्स बरामद हुए हैं जिनसे कि वो शराब बनाएगा उसकी कीमत करीब जो है 75 लाख के रुपए के लगभग अभी आकी गई है। पूछताछ में जैसा कि मैंने पूर्व में बता चुका है कि ये पंचायत चुनाव में एक तो ग्राम प्रधान का खुद ही प्रत्याशी है, साथ ही साथ दूसरा जो उसके साथ अभियुक्त है वो उसका भी एक रिश्तेदार ग्राम पंचायत चुनाव में है, और जो मुख्य अभियुक्त है उसके बागपत में 2 सरकारी ठेके उसने ले रखे हैं, वहाँ भी इस नकली अपमिश्रित शराब का प्रयोग उस बिक्री करने में उसके द्वारा किया। पंजाब के मुक्तसर साहब में एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 25,000 नशे की गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस अपने क्षेत्र में लगातार पिछले 4 दिनों से नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत अब तक 23 नशे तस्करों के खिलाफ 24 मामले एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इन सभी तस्करों के पास से 1 किलो अफीम, 20,610 नशे की गोलियां और 21 ग्राम हेरोइन को बरामद किया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट चुकी है कि नशे के कारोबार में और कौन कौन शामिल है। ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 25,800 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਸਮਾਗ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਰਖਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਟਰੈਪ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 23 ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 किलो अफीम 20,610 गोली। उत्तर प्रदेश के जालौन में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की खुदकुशी का मामला सामने आया। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी।
मृतक की पत्नी ने बताया कि 2 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले युवकों से उसके बेटे का झगड़ा हो गया था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि युवकों ने रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के घर जाकर पूरे परिवार को धमकी दी थी, जिसकी शिकायत करने हेड कांस्टेबल थाने पहुंचे थे। लेकिन अपने ही विभाग द्वारा कार्रवाई करने से इतने आहत हुए कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपनी जान दे दी। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिपाही नहीं, एक रिटायर्ड एचसीपी थे जो रिटायरमेंट के बाद यहीं यूरई के रहने वाले थे, यहाँ अपने घर पे रह रहे थे। उनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि घर पे कुछ लोग आए थे, तू में हुई है। उसके बाद वो थोड़े से तनाव में आकर के अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मार के आत्महत्या कर ली। ये इन्हीं मोहल्ले के ही कुछ लोग थे जिनसे इनके बच्चों का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया था। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी विवेचना करा जाएगा, जो विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाकी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मथुरा ने पान मसाला और राज ब्रांड स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अविहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर के अनुसार 17 दिसंबर 2020 को पान मसाला का नमूना लिया गया, जिसे खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा मानव उपयोग हेतु असुरक्षित और हानिकारक घोषित किया गया। इसलिए अगले आदेश तक ये पान मसाला जनपद में वितरित नहीं होगा। इसके वितरण विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसका सैंपल हमने गत माह में लिया गया था, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लैब द्वारा इसे अंश से पोषित करा गया है और इसके अंदर गैम्बियर एक कलरिंग एजेंट है वो पाया गया है। चूँकि पान मसाला में गैम्बियर को मिलाना प्रतिबंध। हरियाणा के अंबाला छावनी में 115 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में फुटबॉल सभी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यहां पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल सकी, जिसके कारण ये थोड़ा पीछे रह गया। उन्होंने ये भी बताया कि अब वो 115 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सब सुविधाओं से संपन्न स्टेडियम बना देंगे और उन्हें उम्मीद है कि ये 1 या 2 महीने में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान कुछ पुराने फुटबॉल खिलाड़ी भी स्टेडियम में मौजूद रहे। अंबाला छावनी में फुटबॉल कभी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ करता था, परंतु समय के साथ साथ यहाँ पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल सकें, इस कारण से थोड़ा पीछे रह गया। अब हमने 115 करोड़ रुपए की लागत से फीफा अप्रूव्ड अत्याधुनिक सब सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर स्टेडियम बनाकर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 1 या 2 महीने में ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। पहले जब हम अंबाला से खेलते थे तब हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, मतलब हमारे यहाँ पे इतनी लड़कियाँ नहीं आती थी। अब स्टेडियम बनेगा तो बाकी लड़कियों को भी सपोर्ट मिलेगा, मैचेस होंगे तो बाकी लड़कियाँ भी प्रेरित होंगी कि हाँ हमें भी फुटबॉल खेलना है आगे जाके। एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बच्चों को नहीं मिल सका, लेकिन सर अनिल विज की वजह से यहाँ पर हमें इंटरनेशनल एक स्टेडियम मिलेगा, जिससे एक फ़ुटबॉल की बहुत ही अच्छी प्रमोशन होएगी। नॉट इवन एक बच्चों में प्रोत्साहन मिलेगा कि यहाँ पर भी अंबाला में भी एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम। वहीं टोहाना के फतेहपुरी में पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच विवाद का मामला सामने आया था। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ ग्रामीणों ने उस समय मारपीट की जब वे वहां पर बिजली चोरी को रोकने गए थे। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते आज उन्होंने काम छोड़कर हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो वहीं टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई।
आज की हड़ताल में कर्मचारी यूनियन का दावा है कि उनके लगभग 300 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमारे जेई साहब एक सुरेश जी थे, उनके साथ फतेहपुरी के लोगों ने मारपीट की है और नाजायज तरीके से लठों से उनके उंगली में फ्रैक्चर है और टांगों में इतने लठ बरसाए कि जान से वो बड़ी मुश्किल से भाग के अपनी जान बचाई है। तो आज इतने दिन हो गए हमें संघर्ष करते हुए, अभी तक पुलिस ने ना तो उनको अरेस्ट किया है, ना ही कोई कार्रवाई नज़र आ रही है होती हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के बाद फरीदाबाद के औद्योगिक जगत को बड़ी उम्मीद बंधी है। दुष्यंत चौटाला ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन दिया है, वहीं नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास को पंख लगने की बात भी कही है। और इस पर आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। इस मौके पर वरिष्ठ उद्योगपति पीजेएस सपना ने कहा कि फरीदाबाद की अधिकतर एसएमई इंडस्ट्री नॉन कन्फर्मिंग जोन में आती हैं, जिसके कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि ऐसी इंडस्ट्री को जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री हर तरह के टैक्स और बिलों का भुगतान करती है। नाम है सर आपका? मैं असलम खान सैफी, जनरल सेक्रेटरी आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। और आज एक बहुत अच्छी जो है मीटिंग हुई डिप्टी सीएम साहब के साथ में। और जैसा कि हमारे प्रधान साहब ने जो है एक बड़ा अहम मुद्दा जो है सीएम साहब के डिप्टी सीएम साहब के साथ में रखा कि जैसे हम इंडस्ट्रिस्ट के लिए जवाबदेही है और एक टाइम फ्रेम के बाद में हम लोगों को पैनलाइज किया जाता है, इस तरह से क्योंकि पॉलिसीज़ रोज़ाना बनती हैं, तो पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, एक जवाबदेही ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए कि एक विद इन द टाइम फ्रेम दे शुड एग्जीक्यूट। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण रेशम के लिए 855 करोड़ रुपए था और यह 21-22 में 1278 करोड़ रुपए की इसकी व्यवस्था की गई है। पशुपालन में 20-21 में 2092 करोड़ रुपए था, तो इस वित्तीय वर्ष में से 2133 करोड़ रुपए किया गया है। लोक निर्माण विभाग में 20-21 में 29,448 करोड़ रुपए था, जिसमें 4,346 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण अदायगी का था। और इस वर्ष अगर आप देखेंगे कि 29,454 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें ऋण अदायगी केवल 469 करोड़ रुपए की है। और देखेंगे पूरा बजट अगर पीडब्ल्यूडी का इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 28,950 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का बजट है, जो विगत वर्ष की तुलना में 3,883 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। और इसलिए और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।